हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस के ग्लोबल क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस की महत्वपूर्ण 1000 महासंग्राम सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें सभी किताबों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में बन सकते हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, बिना देर किए हुए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन है, ये अनुवांशिकी के लिए अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। टिश्यू कल्चर जो है एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है, ये बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इसको रखा गया है? तो इसका सही जवाब फिलीपींस हो जाएगा। ये फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति। एशिया और यूरोप में संतुलित घास की मैदान क्या कहलाती है? तो एशिया और यूरोप में संतुलित घास की मैदान दोस्तों यह स्टेपिज कहलाती है। यह जो स्टेपिज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जाली जो दस्तावेज होता है, ये जाली दस्तावेज का हम लोग पता कैसे लगाते हैं? ये जाली दस्तावेज जो होता है, इसका पता हम लोग कौन सी किरणों के द्वारा लगाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराबैंगनी किरणों के द्वारा। कौन से दोस्तों? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ये बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, जितने भी हम करा रहे हैं क्वेश्चन, ये पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में का रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाली अगली सभी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको एक तरह से बोला जाता है कि चुन चुन कर क्वेश्चन लाना और उस क्वेश्चन को इस सीरीज में डिस्कशन कराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेघना। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा को कहते हैं मेघना? तो जो ये मेघना है, ये किन दो नदियों की धारा है दोस्तों? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसके संयुक्त धारा को हम लोग मेघना कहते हैं। इसकी संयुक्त धारा को हम लोग मेघना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? ये क्वेश्चन कई बार रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, कितने बार ये सब परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी जो है, ये विंध्य के विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो है, ये विंध्याचल जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, और ये सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, ये दोनों से होकर गुजरती है, ये नर्मदा नदी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? जो अपने देश के स्वामी विवेकानंद जी थे, वो किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों? तो यह शिकागो में सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ये संविधान का वह अंश है जिसमें नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव गुर्दे में होने वाली अस्मरी, यानी कि इसी को स्टोन कहते हैं। जो किडनी में स्टोन हो जाती है, कई बार बोला जाता है कि ये पथरी हो गई है,
पथरी, स्टोन या असमरी सभी एक ही कहलाते हैं। में ज्यादातर होते हैं तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये सोडियम सॉरी कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। क्या होते हैं? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। इसका सही जवाब ए है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, डोलड्रम इनमें से किससे संबंधित है? जो डोलड्रम होता है यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का वह क्षेत्र है जहाँ जिसको हम लोग डोलड्रम कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है, इसी को हम लोग डोलड्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोना का अध्ययन जो है ये अथर्ववेद में किया जाता है। किस में किया जाता है? अथर्ववेद में किया जाता है। और यह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों को मिलकर ही हम लोग दोस्तों वेदत्रयी कहते हैं। यानी कि त्रिवेद इसी को कहा जाता है। त्रिवेद या वेदत्रयी जो होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से तीन वेदों को मिलाकर वेदत्रयी कहा जाता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और जादू टोना का अध्ययन जो है ये अथर्ववेद में हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। जो अपने घरों में जो स्टील की बर्तन है सभी यूज होती हैं, इनमें से मुख्यतः क्या क्या होती हैं दोस्तों? तो यह कार्बन और लोहा को मिलाकर बनाया जाता है। यह कार्बन और लोहा को मिलाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? हमारी जो आंखें हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन दोस्तों विटामिन ए हो गया। इसी के कमी से हम लोगों को रतौंधी रोग होती है। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होती है। और इसका मुख्य स्रोत मुख्य स्रोत होता है ये गाजर हो गया, पालक हो गया, गाजर, पालक और अन्य पत्तेदार सब्जी जो होती है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ है, ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हो गए। पपीता हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं विटामिन ए की डिफिशियंसी को दूर करता है और आँख को स्वस्थ रखने में यही विटामिन जो ए होता है, यही सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो वैसा कौन सा अधिकार जो है जो हमारे देश में विदेशी सैलानी घूमने आते हैं या जो भी विदेशी घूमने आते हैं उसको भी प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो रक्षा है, इसका जो अधिकार है, यही मौलिक अधिकार जो है, ये विदेशियों को भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सबसे अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सौर ऊर्जा ही है, जो अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों आज की सेशन का जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करते रहें। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में वह कौन सा ऐसा जिला है जिसमें नहरों द्वारा अधिक सिंचाई होती है? तो इसका सही जवाब आंसर नंबर बी हो जाएगा। यह रोहतास जिला है जो नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लोज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? क्लोज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? क्लोज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो क्लोज इकोनॉमी क्या कहलाती है दोस्तों? तो क्लोज इकोनॉमी जो होती है, जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होते हैं उसी को हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि क्लोज जो है, क्लोज का हिंदी हो जाता है बंद। तो बंद इकोनॉमी जहां पर हो गया तो उसमें जब आयात और निर्यात होगा ही नहीं तो उस इकोनॉमी को हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे जो होते हैं, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो काफी उच्च अपवर्तनांक होता है और इसी उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है
इसीलिए हीरा रात को चमकता है। तो इसका जवाब बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो जो रेगिस्तान है, राजस्थान में बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, तो ये बादल अवक्षेप होकर वहां पर क्यों नहीं बरसते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम आर्द्रता के कारण। जब वहां पर जो ह्यूमिडिटी है वो कम रहेगा, तो कम आर्द्रता के कारण जो बादल अवक्षेप होते हैं, बादल अवक्षेप होकर वहां पर नहीं बरसते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण ऋण वसूली में जाता है, ये कहाँ जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की समेकित निधि जो होती है, उसी में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली में जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्रिप्टोग्राफी होती है, इसी को गुप्त अध्ययन कहते हैं। ये जो क्रिप्टोग्राफी हो गया, क्रिप्टोग्राफी को हम लोग गुप्त लेखन में से ये संबंधित अध्ययन हो गया क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी देश की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ ज्यादा लगती है? तो कौन सी देश की सीमा है जो हमारे अपने देश भारत के साथ ज्यादा लगती है दोस्तों? तो इसका 26 का सही जवाब ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बांग्लादेश की जो सीमा है, वो बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अपने भारत देश से सबसे ज्यादा जुड़ती है। ये जो अपने देश का ये जो मैप बनता है, ऐसे 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 करके, मैप उतना अच्छा से नहीं, मैप पर ध्यान मत दीजिएगा, हमारे समझाने पर ध्यान दीजिएगा। ये यही जो बीच का जो क्षेत्र है, ये बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, यही इसी की सीमाएं अपने देश भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर ये नेपाल होता है, नेपाल होता है, जहाँ पर ये नीचे बिहार है, यहाँ पर यूपी है, और इसके आगे ये भूटान आता है, इसके आगे ये भूटान आता है, और इधर जो है ये नॉर्थन नॉर्थ, ये जो पूर्वी क्षेत्र जो होती है, इधर अपने देश के पूर्वी क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र बोले तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अभी करंट में 22 भाषा जो है वो भारतीय संविधान में है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम जो संविधान बना था, उसमें प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में 14 भाषाएं जो थी, यही 14 भाषाएं जो थी, यह संविधान में थी। बाद में 1967 में 1967 में जब 21वां संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें हम लोग एक भाषा जो सिंधी है, सिंधी जो भाषा है, ये 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और फिर उसके बाद 1992 का जो 71वां 71 संशोधन है, 71 संशोधन, इसमें हम लोग कोंकणी कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, और ये मैथिली, ये 3 भाषाएं फिर हम लोग 1992 के संविधान संशोधन, वो जो था 71वां संविधान संशोधन था, इसको भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि ये सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 21वां संविधान संशोधन 1968, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसके तहत कोंकणी, मणिपुर और मैथिली, तो पहले 14, उसके बाद एक सिंधी 16 हो गया, और ये 17, 18, 15, 16, 17, 18, ये 14 हो गया, उसके बाद ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, और ये 18 हो गया। मैथिली जो हो गया ये 18 हो गया। फिर उसके बाद संविधान संशोधन जो 2003 का हुआ, 2003 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ दोस्तों? तो ये 92वां संविधान संशोधन जो है, ये 92वां संविधान संशोधन जो है, ये 2003 में हुआ था।
और इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्तों? तो ये बोडो हो गया, ये डोंगरी हो गया, ये संथाली हो गया और ये मैथिली। ये जो मैथिली जो बिहार की मैथिली भाषा जो है ये, तो ये सभी 2003 में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन में। ये टोटल मिलकर अभी कितने हो गए? टोटल 22 हो गए। कौन सी अनुसूची में हो गए? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो वे 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में ये जो 22 भाषाओं का वर्णन है, ये 8वीं अनुसूची में है। तो ये जो 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ, ये बोडो डोंगरी संथाली मैथिली जो है ये 2004 से प्रभावी हुआ था। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पर्ण रहित क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ये क्लोरोफिल यानी पर्ण रहित का भूमिका क्या होती है? तो इसका भूमिका होता है जो ये प्रकाश का अवशोषण करता है। ये प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण एक जो क्रिया होती है, इसी के चलते प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की प्रकाश, जड़ से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये होती है और बाद में इसका रिजल्टेंट जो उत्पाद निकलता है वो प्रकाश संश्लेषण के बाद ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये हम लोग को पेड़ पौधे प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्युत दर्शी यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसका क्या कार्य है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का क्या कार्य है दोस्तों? यह विद्युत आवेश की उपस्थिति को पहचान करता है। जो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो विद्युत आवेश की जो उपस्थिति होती है उसी को ये पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है तालु और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो पोखरा तालाब या कृत्रिम जलाशय जो हम लोग बनाते हैं इसमें मत्स्य पालन जो करते हैं उसकी प्रजनन की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसी को हम लोग पीसी कल्चर करते हैं। पीसी कल्चर जो है, पीसी कल्चर जो है मछलियों का, मछलियों का उत्पादन या पालन हो गया, ये पिसीकल्चर के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर ये एपीकल्चर यहाँ पर जो दिया हुआ है, एपीकल्चर से ये मधुमक्खी पालन जो होता है, ये मधुमक्खी पालन होता है। फिशिंग जो हो गया ये मछलियों का, फिशिंग एक मछली मारने का ये जो एक प्रक्रिया उसी को फिशिंग कहते हैं। और एक्वा कल्चर जो ये एक्वेरियम में जो छोटे छोटे पानी में जो पेड़ पौधे छोटे छोटे लगा कर रखे रहते हैं उसमें जीव जंतु जो छोटे छोटे छोड़े रहते हैं वो एक्वा कल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है। जब गर्मी के मौसम में हम लोग पंखे के नीचे बैठते हैं तो उससे हम लोग को एक सुखद अनुभूति मिलती है। वह क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो हम लोग का जो पसीना होता है वो जल्दी सूख जाता है, इसीलिए हम लोगों को काफी सुखद अनुभव। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रोडर्मल किससे संबंधित है? ये जो प्रोडर्मल थे ये किससे संबंधित थे? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये जो प्रोडर्मल जो थे ये ये अकबर के, अकबर के 9 रत्न में से एक थे। कौन थे? और अकबर के 9 रत्न में से एक थे जिन्होंने भूमि सुधार की कार्यक्रम की जो व्यवस्था थी अकबर के शासनकाल में, इन्हीं को ये टोडरमल जी के द्वारा ये संपादित किया जाता था। तो ये कौन थे? अकबर के 9 रत्न थे। भूमि सुधार का कार्य इन्होंने किया था। तो इसका सही जवाब, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 33 है मधुबनी चित्रकला। ये जो मधुबनी चित्रकला है वह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ये मधुबनी चित्रकला जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। 34 है डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ये डॉक्टरों का जो थर्मामीटर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? ये फारेनहाइट ने किया था। और थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ये थर्मामीटर से हम लोग, अगर हम लोग का जो ये थर्मामीटर से हम लोग तापमान को मापते हैं। शरीर में जैसे बुखार लग जाता है, बुखार लग जाता है
तो हम लोग ये थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि मुख्य काम जो थर्मामीटर का हुआ वो तापमान को मापना हुआ। ठीक है। और एक और यहाँ पर बात जो हो गया, ये 98.6 जो फ़ारेनहाइट है, ये मानव शरीर का समान तापक्रम होता है, और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, ये मानव शरीर का तापमान। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है। वह रोमन साम्राज्य अगस्त की भांति सावधान था और औरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। ये कौन से राजा के संबंध में ये उपयुक्त बात कहा गया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया था। ये जो खिलजी थे, ये जलालुद्दीन खिलजी जो थे, ये खिलजी वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1290 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता संभाली थी। और ये बाबर हो गए, यहाँ पर जो बाबर दिया गया है, ये मुगल वंश के संस्थापक थे। ये मुगल वंश के संस्थापक थे। ये बहलोल लोदी जो थे, ये लोदी वंश के संस्थापक थे। ये कौन थे? ये लोदी वंश के संस्थापक थे। ये लोदी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। तो ये बहलोल लोदी जो थे, ये 1451 से लेकर 1489 तक इन्होंने शासन किया था। और मुगल वंश में बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया था। और इसी में एक ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, तो ये भी लोदी वंश से ही संबंधित थे। तो ये कब से कब तक शासन किए थे? तो ये 1517 से लेकर 1526 तक शासन इन्होंने किया था। तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 की ओर। 6 है। क्वेश्चन नंबर 36 है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं दोस्तों? तो ये हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, उसी को हम लोग ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं? तो वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं। 37 है। चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये चीनी यात्री फाहियान के द्वारा कहा गया था। ये जो फाहियान जो है, ये चीनी यात्री था। ठीक है। और ये चाणक्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है। और ये मौर्य वंश हो गया। ठीक है। तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के ये जो उसके राजप्रसाद जो बनते थे, वो देवों के द्वारा निर्मित प्रसाद माना जाता था। यह उपयुक्त कथन फाहियान के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? अगर किसी राज्य में आपातकाल लग जाए, तो शासन किसके हाथ में आ जाता है? तो यह राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। ठीक है। और देश में जब आपातकाल लगे तो शासन किसके हाथ में आ जाता है? तो ये राष्ट्रपति जी के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में आ जाता है? राष्ट्रपति जी के हाथ में आ जाता है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन से हैं? ये द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, ये मुर्मू जो हैं, ये हम लोग के देश की राष्ट्रपति हैं। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए। यह बिहार के प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, यह श्री कृष्ण सिंह जी थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भारत देश के
जब भारत 1947 में आजाद हुआ अपना, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत यानी बाह्य परत होता है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसको एक्सोस्फीयर एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र क्या है दोस्तों? तो गुणसूत्र ये न्यूक्लियाई में पाए जाने वाली धागे के समान रचना जो आनुवांशिक कूट को ले जाती है, उसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पाचन के रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में कौन सा अम्ल दोस्तों पाया जाता है? पाचन के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पाचन रस में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जो बैकअप भंडारण में जो मेमोरी उपयोग होता है, इसी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? ये कौन से ऐसे राजा हैं जिसके राजकीय धर्म इस्लाम उस समय था, तो उसको उस समय समाप्त किया गया? तो वह सम्राट जो अकबर जो हैं, इन्होंने राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो इसमें हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म को हम लोग बेहोश करने के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन गैस जो है ये बाहर निकलती है। यानी कि पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण ये शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्युत भंग हो जाने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत भंग हो जाने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रैम मेमोरी कहा जाता है। ये कौन सा मेमोरी कहा जाता है? ये रैम मेमोरी कहा जाता है। यानी कि जब लाइट कट जाता है तो मेमोरी अपने आप समाप्त हो जाती है, जिससे वो रैम मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पाइरोडक्सिन। पाइरोडक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? तो ये पाइरोडक्सिन जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही जवाब आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये विटामिन बी6 को हम लोग पाइरोडक्सिन कहते हैं। और विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक स्रोत, विटामिन का जो स्रोत है वो, और इसकी कमी से होने वाली रोग को हमने एक स्पेशल वीडियो में पूरा डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेज में जो वीडियो विटामिन पर बनाया गया है, उसमें विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी गई है। तो आप लोग कृपया जाकर वो वीडियो देख लें और इस विटामिन के बारे में सारा जानकारी ले लें। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 और इस आज के वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन, ये माओरी जो जाति है, माओरी जाति के कहाँ निवासी, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये माओरी जो जाति है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो माओरी जो जाति है ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। माओरी जाति न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो आज के सीरीज का 50 क्वेश्चन, ये आज का जो महासंग्राम सीरीज 1000 सीरीज था, उसका पार्ट 1 में जो 50 क्वेश्चन जो थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों आज मेरा जो इस सेशन रहा वो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग को ये क्वेश्चन देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण है।
तो अगर मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका यही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ही हमें अपने आप को मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए मैं रोज इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को अपने इस चैनल पर लाता रहूं। तो आज का हम होमवर्क के क्वेश्चन भी आप लोग के लिए दे रहे हैं। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इसका जवाब आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब लिखेंगे। और आप लोगों को 1 से लेकर 50 जो क्वेश्चन है, इसमें कितने करेक्ट आप लोगों ने किया, कितना रॉन्ग किया, ये इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।